अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत की। आम धारणा के विपरीत लोकतंत्र के विचार को मार्क्स और पश्चातवर्ती मार्क्सवादी विचारकों ने भी स्वीकार कर लिया है। इतना अवश्य है कि मार्क्सवादियों की लोकतंत्र संबंधी अवधारणा पाश्चात्य उदारवादी लोकतांत्रिक अवधारणाओं से पूर्णतः भिन्न है। चूंकि मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक अधिकार सही अर्थ में आम जनता के पास न होकर सिर्फ साधन संपन्न वर्ग के हाथ में होता है, इसलिए वे एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं जो जनता का लोकतंत्र हो या जन लोकतंत्र हो। मार्क्सवादी लोकतंत्र में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व को खत्म करने और सर्वहारा वर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के पश्चात समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। मार्क्स उदारवादी संवैधानिक लोकतंत्र का आलोचक था, क्योंकि उसके अनुसार पूंजीवादी लोकतंत्र का आधार एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें उत्पादन के साधन हमेशा पूंजीपति वर्ग के नियंत्रण में होते हैं। यही पूंजीपति वर्ग अपनी धन शक्ति के बल पर राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रण में रखकर सरकार और राजतंत्र को अपने अधीन रखता है। राज्य सत्ता, अधिकार और विशेषाधिकार पूर्णतः उसी वर्ग के पास होते हैं और श्रमिक वर्ग के पास सिर्फ नाम की स्वतंत्रता और अधिकार होते हैं। राज्य का अधिकारी वर्ग, न्यायालय और पुलिस बल भी तटस्थ न होकर प्रभुसत्ता संपन्न वर्ग के ही हित साधक होते हैं। इसलिए लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली का स्वरूप ले लेता है जो शासक वर्ग की सत्ता और विशेषाधिकार को बढ़ावा देने और उच्च वर्ग के हितों को साधने के काम आता है। इसके बावजूद मार्क्स और एंगल्स ने यह स्वीकार किया है कि संपन्न पूंजीपति वर्ग द्वारा नियंत्रित उदारवादी बुर्जुआ लोकतंत्र भी किसी हद तक अपने नागरिकों को वास्तविक अधिकार देने के ऐतिहासिक दावे कर सकता है और श्रमिक वर्ग इसका इस्तेमाल अपने को संगठित कर सर्वहारा की क्रांति के लिए कर सकते हैं। उदारवादी लोकतंत्रों में आम मताधिकार का उपयोग सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में किया जा सकता है। मार्क्सवादी यह जरूर मानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हिंसक क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऐसी स्थितियों की संभावना अत्यंत कम होती है। मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार वास्तविक लोकतंत्र सर्वहारा के अधिनायकवाद को कायम करने के लिए सर्वहारा वर्ग की क्रांति के पश्चात ही संभव है, क्योंकि उदारवादी बुर्जुआ लोकतंत्र का आदर्श प्रतिभागिता का हो सकता है, लेकिन यथार्थ में साधनहीन श्रमिक वर्ग की सहभागिता उसमें नहीं हो पाती। अपनी रचना द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में मार्क्स और एंगल्स ने अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा था, पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच में ही एक दूसरे में रूपांतरण की अवधि निहित होती है। इसी से मेल खाती एक राजनीतिक संक्रमण की अवधि भी होती है, जिसमें राज्य सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद और साम्यवाद में भेद किया गया है। मार्क्सवादी इसे एक मध्यवर्ती काल मानते हैं जिसकी परिणति साम्यवादी समाज की स्थापना में होती है। यह समझना आवश्यक है कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने अधिनायकवाद पद का प्रयोग किस अर्थ में किया है। उनकी दृष्टि में प्रत्येक राज्य शासक सामाजिक वर्ग का अधिनायकवाद रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था में यह वर्ग संपन्न औद्योगिक और व्यापारी बुर्जुआ का था, जबकि उनकी अपनी अवधारणा वाला राज्य क्रांति के तुरंत बाद सर्वहारा के नियंत्रण वाला राज्य होगा और तब समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका अंत एक वर्गहीन समाज की स्थापना में होगा। इसलिए उनकी दृष्टि में लोकतंत्र और सर्वहारा अधिनायकवाद एक ही साथ चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था में उदारवादी लोकतंत्र व्यवहारतः लोकतांत्रिक और उद्योगपतियों व्यापारिक घरानों के बुर्जुआ वर्ग का अधिनायकवादी शासक भी। इसलिए मार्क्स और एंगल्स का मानना था कि क्रांति और श्रमिक वर्ग के आधिपत्य के पश्चात की प्रणाली जन लोकतंत्र की प्रणाली होगी। जनता से उनका तात्पर्य मुट्ठी भर संपन्न बुर्जुआ के स्थान पर जन सामान्य की विशाल आबादी से था। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित जन लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे जन लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें श्रमिक वर्ग का एक विशाल भाग राजनीतिक एवं नीतिगत निर्णय के अधिकार अल्पसंख्यक अभिजन वर्ग से अपने हाथ में ले लेता है। इस तरह राजकीय एवं आर्थिक व्यवस्था के अधिकार अल्पसंख्यक उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों के पास नहीं रह जाते।
जन लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है कि इसमें उत्पादन के साधनों, भूमि, कल कारखानों इत्यादि पर जनता का स्वामित्व होता है। राज्य सारी उत्पादक पूंजीगत परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लेता है और उत्पादन क्षमता में द्रुत गति से वृद्धि होती है। इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए नियोजन के समान अवसर होते हैं। जन लोकतंत्र की अगली विशेषता है कि समाजवादी लोकतंत्र में कार्यकारी और विधायी कृत्यों का समैकीकरण हो जाता है और क्रांति के पश्चात सारे कार्मिक सीधे तौर पर चुने जाते हैं तथा पुलिस और सैन्य बल का स्थान नागरिक सेना ले लेती है। सारे सरकारी सेवक श्रमिक के रूप में समान वेतन पाते हैं। जन लोकतंत्र में सामाजिक स्तर पर विरासत का चलन समाप्त हो जाता है। सभी बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। गांव और शहरों के बीच आबादी का न्याय संगत वितरण होता है और सभी नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादक शक्तियों के संवर्धन के लिए पुरजोर कोशिश की जाती है। मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार जनता का लोकतंत्र पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की स्थिति है। व्यक्तिगत संपत्ति और वर्गों के उन्मूलन के पश्चात जब समाजवादी समाज का निर्माण हो जाता है तो वह क्रमशः पूर्ण साम्यवाद की ओर अग्रसर होने लगता है। पूर्ण साम्यवाद की अवस्था में राज्य व्यवस्था का अंत हो जाता है और उसके स्थान पर वास्तविक अर्थ में एक प्रकार का स्वशासन कायम हो जाता है। समाजवादी समाजों की रचना ने मार्क्सवादी विचारों को और आगे बढ़ाया। लेनिन, जिसने रूस में 1917 में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना की थी, ने मार्क्सवादी चिंतन की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की। लेनिन ने सर्वहारा के अधिनायकवाद को स्वीकार किया और समाजवादी क्रांति के महत्व पर बल दिया, लेकिन उसने इसके साथ यह भी जोड़ दिया कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद विशाल सर्वहारा संगठन या साम्यवादी दल द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है। उसने लोकतंत्र की 3 अवस्थाएं बताई: पूंजीवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र और साम्यवादी लोकतंत्र। उसके अनुसार लोकतंत्र राज्य का एक स्वरूप है और वर्ग विभाजित समाज में सरकार अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक दोनों होती है। यह एक वर्ग के लिए लोकतंत्र है तो दूसरे के लिए अधिनायकवाद। बुर्जुआ वर्ग चूंकि अपने हित साधन में पूंजीवादी प्रणाली को नियंत्रित और संचालित करता है, इसलिए उसे सत्ता से बेदखल कर समाजवादी लोकतंत्र को स्थापित करना आवश्यक है। लेनिन स्वीकार करता है कि नव स्थापित समाजवादी राज्य उतना ही दमनात्मक होता है जितना कि पूंजीवादी राज्य। सर्वहारा वर्ग के शासन को लागू करने के लिए यह आवश्यक भी है। चूंकि बुर्जुआ वर्ग काफी शक्तिशाली होता है, इसलिए समाजवादी लोकतंत्र के आरंभिक दौर में सर्वहारा वर्ग के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह बलपूर्वक पूंजीवादी वर्ग का उन्मूलन कर दे। सर्वहारा के अधिनायकवाद के समक्ष 2 प्रमुख लक्ष्य होते हैं: पहला, क्रांति को बचाना और दूसरा, एक नवीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को संगठित करना। लेनिन के अनुसार यह कार्य मुख्य रूप से साम्यवादी दल द्वारा किया जाता है। इस तरह लेनिन की दृष्टि में पूंजीवादी लोकतंत्र में सच्चा लोकतंत्र नहीं होता, जबकि सर्वहारा के अधिनायकवाद में पूर्व व्यवस्था या पूंजीवादी लोकतंत्र की अपेक्षा अधिक लोकतंत्र होता है, क्योंकि यह बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का शासन है। लेनिन का यह भी दावा था कि अंततः सच्चे साम्यवाद की प्राप्ति के साथ लोकतंत्र अनावश्यक हो जाएगा, क्योंकि उस समाज के संदर्भ में इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन के बाद अनेक विचारकों ने मार्क्सवाद की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें एडवर्ड बर्नस्टीन, कार्ल कॉन्ट्रेस्की, रोजा लग्जमबर्ग आदि प्रमुख हैं। बर्नस्टीन का दावा है कि पूंजीवाद की मार्क्सवादी व्याख्या गलत है और सर्वहारा का अधिनायकवाद न तो आवश्यक है और न वांछनीय। उसके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र और उदारवादी स्वतंत्रताएं अधिक महत्वपूर्ण है। लेनिन की यह मान्यता सही नहीं है कि सर्वहारा का अधिनायकवाद आवश्यक है। बर्नस्टीन का तर्क है कि जब तक सर्वहारा वर्ग बहुमत हासिल नहीं कर लेता, समाजवादी क्रांति असंभव है, और यदि वह बहुमत हासिल कर लेता है तो अधिनायकवाद की जरूरत ही नहीं रहती। उसके अनुसार लोकतंत्र आवश्यक है और मार्क्सवादी समाजवादी सिद्धांत के साथ लोकतांत्रिक परंपरा को जोड़कर ही समाजवाद की स्थापना हो सकती है। मार्क्सवाद क्रांतिकारी रोजा लग्जमबर्ग ने लेनिन की लोकतंत्र विरोधी नीति के संबंध में आपत्ति उठाते हुए कहा है कि इससे विशाल जन समुदाय का अधिनायकवाद नहीं, विशाल जन समुदाय पर अधिनायकवाद स्थापित हो जाता है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की आवश्यकता की।
पहली, बहुसंख्यक जनसमुदाय जो गैर अभिजन वर्ग का निर्माणक है में अधिकांश भाव शून्य, आलसी और उदासीन होते हैं, इसलिए एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग का होना आवश्यक है जो नेतृत्व प्रदान करे। अभिजन सिद्धांत के अनुसार आज के जटिल समाज में कार्य क्षमता के लिए विशेषज्ञता आवश्यक है और विशेषज्ञों की संख्या हमेशा कम ही होती है। अतः राजनीतिक नेतृत्व ऐसे चुनिंदा सक्षम लोगों के हाथ में होना आवश्यक है। लोकतंत्र की अगली विशेषता है कि लोकतंत्र मात्र एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसके द्वारा छोटे समूहों में से एक जनता के न्यूनतम अतिरिक्त समर्थन से शासन करता है। अभिजनवादी सिद्धांत यह भी मानता है कि अभिजन वर्गों, राजनीतिक दलों, नेताओं, बड़े व्यापारिक घरानों के कार्यपालकों, स्वैच्छिक संगठनों के नेताओं और यहाँ तक कि श्रमिक संगठनों के बीच मतैक्य भी आवश्यक है ताकि लोकतंत्र की आधारभूत कार्यप्रणाली को गैर जिम्मेदार नेताओं से बचाया जा सके। सहभागिता सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र वास्तविक अर्थ प्रत्येक व्यक्ति की समान सहभागिता है, न कि मात्र सरकार को स्थायी बनाए रखना, जैसा कि अभिजनवादी अथवा बहुलवादी सिद्धांतकार मान लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र का निर्माण तभी हो सकता है जब नागरिक राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हों और सामूहिक समस्याओं में निरंतर अभिरुचि लेते रहें। सक्रिय सहभागिता इसलिए भी आवश्यक है ताकि समाज की प्रमुख संस्थाओं के पर्याप्त विनिमय हो और राजनीतिक दलों में अधिक खुलापन और उत्तरदायित्व के भाव हों। सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांतकारों के अनुसार यदि नीतिगत निर्णय लेने का जिम्मा केवल अभिजन वर्ग तक सीमित रहता है तो उसके लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप बाधित होता है। इसलिए वे इसमें आम आदमी की सहभागिता की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि यदि लोकतांत्रिक अधिकार कागज के पन्नों अथवा संविधान के अनुच्छेदों तक ही सीमित रहे तो उन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः सामान्य लोगों द्वारा उन अधिकारों का वास्तविक उपभोग किया जाना आवश्यक है। लोकतंत्र की अगली आवश्यकता यह है कि लोकतंत्र राज्य का एक स्वरूप है और वर्ग विभाजित समाज में सरकार अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक दोनों प्रकार की होती है। यह एक वर्ग के लिए लोकतंत्र है तो दूसरे वर्ग के लिए अधिनायकवाद। बुर्जुआ वर्ग चूंकि अपने हित साधन में पूंजीवादी प्रणाली को नियंत्रित और संचालित करता है, इसलिए उसे सत्ता से बेदखल कर समाजवादी लोकतंत्र को स्थापित करना आवश्यक है। इस प्रकार इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमने लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं जैसे लोकतंत्र के परिचय, लोकतंत्र की प्रकार, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों और अवधारणाओं के बारे में जाना है। अगले भाग में हम लोकतंत्र के विपरीत शासन प्रणाली, अधिनायकवाद या निरंकुशवाद के बारे में जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।